तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। जो भाग का अध्ययन करना रह जाएगा तो व्याकरण विधि जल्द से जल्द खत्म करके पूरे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक हम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि 9-10 का कवर हो जाएगा। उसके बाद 7 और 8 का बचेगा। 7 और 8 की 9-10 का खत्म हो गया तो 7 और 8 का खत्म करना आसान हो जाएगा। तो अब ये व्याकरण विधि के अंतर्गत कक्षा 9-10 का कंबाइंड व्याकरण है। अब जो प्रकरण आ रहा है वह है चैप्टर तीसरा चैप्टर अर्थात तृतीय अध्याय है। और इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो पाठ्य सामग्री आ रही वह है संधि प्रकरण। तो संधि प्रकरण में भी हम लोग पहले स्वर संधि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए यहाँ पर स्वर संधि डाल दिया है। संधि के 3 भेदों तो इसी के विषय में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि डालने का यही अभिप्राय है कि पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, इसके पश्चात व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसके पश्चात विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो 3 संधियों को मुख्यतः 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। तो तीनों को अलग अलग फाइल में हम लोग पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। और जितनी संधि प्रक्रिया इसमें दे रहे हैं, जितने संधि करके पदों को दे रहे हैं, शब्दों को दे रहे हैं, उन सभी को कलेक्ट करके काउंट करके यहाँ पे दिया जाएगा ताकि आप लोग उसका अभ्यास करें। क्योंकि केवीएस टीजीटी में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं पुस्तकों से ही पूछा जाएगा, इतर नहीं जाएंगे। जो भी संधि के लिए, जैसे स्वर संधि का उदाहरण हुआ, व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ, या फिर विसर्ग संधि का उदाहरण सारे पुस्तक से ही देंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर उदाहरण खोजने नहीं जाएंगे। क्योंकि पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि ये पुस्तकें चल रही हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन उठाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि इनमें जितनी सामग्री आ रही, जितने उदाहरण आ रहे हैं व्याकरण के संदर्भ में, संधियों के संदर्भ में, समास के संदर्भ में, उपसर्ग के संदर्भ में, उन्हीं सबको हम लोगों को रट लेना है, लर्न बाई हार्ट कर लेना है। अच्छा होगा कि इनको, ये सारे जो उदाहरण आ रहे हैं, इनको लिख लिख के 1-2 बार 3 बार अभ्यास कर ले हम लोग। तो तुरंत परीक्षा में जैसे ही बुकलेट में वो चीज़ें दिखेंगी, वो पद दिखेंगे, तुरंत हमें स्ट्रक हो जाएगा, दिमाग में स्ट्रक करेगा कि हमने इसका अभ्यास किया है और इसका उचित उत्तर यही है। तो इस प्रकार हम लोग अब संधि पढ़ लेते हैं। आइए टॉपिक पे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले परिचय दे रहे हैं व्याकरण विधि के तृतीय अध्याय में जो संधि प्रकरण है, इसमें परिचय दे रहे हैं कि संधि क्या है। संधि क्या है, इस बात को यहाँ पे विश्लेषित करके बता रहे हैं कि संधि का अर्थ है वर्ण विकार। वर्ण विकार क्यों? क्योंकि जब दो शब्द परस्पर, जहाँ पे संहिता प्राप्त होती है, जहाँ संहिता प्राप्त होती है वहीं पे संधि होती है। और संधि होने का अर्थ है कि दो पद परस्पर आके मिल जाते हैं, अर्थात जब वो अत्यंत नजदीक आ जाते हैं तब उनमें संहिता प्राप्त होती है। संहिता प्राप्त होती है तब उनमें संधि हो जाती है। संधि हो जाती है तो जो पद पहले अलग अलग रहते हैं उनका अस्तित्व या फिर उनकी पहचान अलग अलग हुआ करती है। संधि होने के पश्चात वो एक हो जाते हैं, समष्टि हो जाते हैं, और उनका अर्थ भी समष्टि एक हो जाता है। एक अर्थ में वो आया करते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि 2 शरीर एक प्राण हो जाते हैं, इसी प्रकार 2 पद भी जब संधि होती है, उनमें मेल होता है, तो ऐसे ही उनकी पहचान एक समष्टि पहचान हो जाती है। जो अलग अलग पर्टिकुलर पहचान थी वो पहचान गायब हो जाती है। तो संधि कहने का अर्थ है जोड़। दो परस्पर जो निकटवर्ती वर्ण परस्पर आते हैं, जब उनमें संहिता होती है, अत्यंत समीपता होती है, तभी संहिता होती है। जब संहिता होती है तब संधि हो जाती है। संधि हो जाती है तो परस्पर 2 पदों का अस्तित्व मिट जाता है, एक समष्टि के रूप में उनकी पहचान हो जाती है। तो संधि का अर्थ है वर्ण विकार। वर्ण विकार इसीलिए कह रहे हैं कि जब 2 पद मिल जाते हैं तो उनमें विकार होता है। विकार होता है तो उनका जो पर्टिकुलर अपना अर्थ होता है वो गायब हो जाता है। एक सम्मिलित रूप से, दोनों पदों का एक सम्मिलित रूप से अर्थ निकल आता है और वही उनकी पहचान बन जाती है। तो वर्ण विकार होता है, इसीलिए संधि को वर्ण विकार भी आप कह सकते हैं, संधि को जोड़ भी कह सकते हैं। किंतु व्याकरण के नियमों के अनुसार व्याकरणों की भाषा में इसको वर्ण विकार कहते हैं। आप साधारण हिंदी की भाषा में, हिंदी भाषी हैं तो कह दीजिए कि संधि का अर्थ है जोड़, मिलाना, जोड़ना। अब हिंदी में आप कह सकते हैं, किंतु व्याकरण की जो शब्दावली है, व्याकरण की शब्दावली के अंतर्गत है संधि का अर्थ है वर्ण विकार। 2 पदों या एक ही पद में 2 वर्णों के परस्पर व्यवधान रहे अर्थात वहाँ पे व्यवधान, जब समीपता हो, जहाँ पे संहिता होती है वहीं पे संधि होती है। और संहिता तभी होगी जब कोई व्यवधान नहीं रहे, 2 वर्णों के बीच में कोई अन्य व्यवधान नहीं आएगा। व्यवधान आ गया तो वहाँ पे संहिता होगी ही नहीं, संहिता होगी ही नहीं तो संधि होगी ही नहीं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि परस्पर व्यवधान रहित कोई, जब संहिता जहाँ पे प्राप्त हो, संहिता की शर्त है कि बीच में कोई व्यवधान अवरोध नहीं होना चाहिए कि नहीं अन्य वर्णों का। जो 2 वर्ण परस्पर निकट आ रहे हैं, जिनमें संहिता होने जा रही है, संहिता प्राप्त होगी तभी संधि होगी। तो उस संहिता में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। 2 वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य या फिर संहिता यहाँ पे कह रहे हैं, संहिता
में जो वर्ण विकार का अर्थ है परिवर्तन। यहाँ पे भी वर्ण विकार का अर्थ है परिवर्तन। वर्ण विकार अर्थात जो पद पहले अलग अलग पहचान के होते, जैसे राम और श्याम हो गए या फिर शिव और शक्ति हो गए, किंतु जब वो मिल गए परस्पर आके मिल गए, तब वो अर्धनारीश्वर हो जाते, उनकी पहचान एक हो जाती है, अर्धनारीश्वर। शिव शक्ति की पहचान अलग अलग मिट के अर्धनारीश्वर के रूप में वो आ जाते हैं। तो इसी वर्णों के संबंध में भी एक मोटा मोटा एक रचनात्मक उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि संहिता में जो वर्ण विकार या परिवर्तन होता है, वर्ण विकार का अर्थ है परिवर्तन, वर्ण विकार का मतलब ही है परिवर्तन। दो पदों की परस्पर जो पृथक पहचान होती है वो खत्म हो जाती है, उनकी एक नवीन पहचान हो जाती है। दोनों सम्मिलित रूप से ज्वाइंट हो जाते हैं और उनकी एक पहचान अलग हो जाती है। तो जो वर्ण विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा यही है। संधि की इसको एक लाइन में याद किए रहना होगा कि संधि क्या है। तो संधि है वर्ण विकार। वर्ण विकार क्या है? वर्ण विकार क्या है? तो दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य को वर्ण विकार या फिर संधि कहते हैं। आप इसको भी कह सकते हैं, या फिर संहिता में जो परिवर्तन, जो वर्ण विकार होता है, या फिर यहाँ से उठाइए, दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित परस्पर, या फिर दो वर्णों के परस्पर संहिता, दो वर्णों की परस्पर संहिता में जो वर्ण विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, यहाँ पे उदाहरण अब दिया जा रहा है कि विद्या प्लस आलय। विद्या की अलग पहचान है। विद्या का अर्थ है देवी ज्ञान। जो हम लोग पढ़ते हैं, विद्या की देवी सरस्वती हैं, तो उन विद्या के संदर्भ में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी सीखते हैं हम लोग, उसी को विद्या कहते हैं। जो सीखते हैं और जो हमारे आचरण में प्रतिफलित होता है वही विद्या है, क्योंकि जो आचरण में आया वही विद्या है। तो विद्या प्लस आलय, आलय का अर्थ है घर, स्थान, ऐसा स्थान विशेष जहाँ पे विद्याध्ययन किया जाता है। तो अभी दोनों की पहचान अलग अलग है। विद्या की अपनी पहचान अलग है, विद्या का अस्तित्व अलग है, आलय का अस्तित्व अलग है। जब परस्पर इनमें विद्या प्लस आलय, अब यहाँ संहिता प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आकार दीर्घ आकार है, यहाँ भी दीर्घ आकार है। जब ज्वाइंट होगा तो एक आकार खत्म हो जाएगा, यहाँ परस्पर एकादेश हो जाएगा, दोनों में दीर्घ एकादेश हो जाएगा, इधर भी। तो मिलकर ये ज्वाइंट हो जाएंगे, यहाँ संहिता प्राप्त हो रही, इसलिए संधि हो जाएगी। संधि हो जाएगी, दोनों पद विद्या प्लस आलय मिल जाएंगे और इनका सम्मिलित अर्थ हो जाएगा विद्यालय। विद्या प्लस आलय का पृथक अस्तित्व खत्म हो गया। जब दोनों मिल गए तो विद्यालय से ऐसे स्थान का बोध होता है जहाँ पे अध्ययन अध्यापन किया जाता है। तो इस एक स्थान विशेष आ गया यहाँ। जो अभी पर्टिकुलर पहचान थी विद्या आलय, आलय का अर्थ है कोई ऐसा स्थान या घर, तो वो पहचान खत्म हो गई। जब संधि हो गई, जैसे संहिता प्राप्त हो गई, संधि हो गई इनमें, तो इनकी जो अलग अलग पहचान थी खत्म हो गई। अब इनकी एक समष्टि रूप में वह पहचान हो गई कि विद्यालय जहाँ पे विद्या का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन मनन चिंतन इत्यादि किया जाता है, वही विद्यालय है। विद्या का घर विद्यालय। तो एक स्थान विशेष में ये रूढ़ हो गया, ये शब्द विद्यालय शब्द रूढ़ हो गया। एक स्थान विशेष आप विद्यालय कहिए, तुरंत दिमाग में विद्यालय का चित्र आएगा कि ऐसा स्थान जहाँ पे अध्ययन अध्यापन किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे कह रहे हैं, अब इसका विश्लेषण करके दिखा रहे हैं कि विद्य प्लस विद्य में इस द्य में दीर्घ आकार छिपा हुआ है। यहाँ प्लस करके जब इसमें हलंत लगा दिया तो इसके अंदर जो दीर्घ आकार छिपा हुआ था ये निकल गया, ये निकल के यहाँ आ गया। फिर प्लस करके आलय में भी जो आकार है, आकार यहाँ छिपा नहीं, अपने मूल रूप में ही है, क्योंकि स्वर रूप में ही है, तो उसको मिला दिए। प्लस लय को इस प्रकार है, प्लस प्लस करके जोड़ दिए। अब ये सब जुड़ेंगे तो यहाँ पे अ और आ में परस्पर संहिता हो रही है, इन दोनों में परस्पर संहिता हो रही है। तो इनमें संहिता होने के कारण अत्यंत समीप हैं ये दोनों, इसलिए यहाँ संहिता प्राप्त हो रही तो संधि हो जाएगी। संधि हो जाएगी तो एक दोनों के स्थान पे एक दीर्घ आकार का एक आदेश हो जाएगा, एक हट जाएगा एक आ जाएगा। दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ अर्थात एक दीर्घ आकार वर्ण रूप में इसका एक आदेश हो जाएगा, अर्थात इसको आदेश कर दिया जाएगा, यहाँ पे बैठा दिया जाएगा ले आकर। तो ये हो गया संधि की परिभाषा। संधि कहते किसे हैं? एक उदाहरण हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे संहिता प्राप्त हो रही है। जहाँ पे संहिता प्राप्त होती है, दो वर्णों के परस्पर अत्यंत सामीप्य को संहिता कहते हैं। जहाँ पे संहिता होती है वहीं पर संधि होती है। तो हम लोगों ने समझ लिया। अब संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के मोटे मोटे 3 भेद होते हैं। स्वर संधि,
स्वर संधि कहिए आप, उसको अच संधि कहिए, एक ही बात है। इसके पश्चात है व्यंजन संधि कहिए, हल संधि कहिए, एक ही बात है, क्योंकि हल के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं, अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं। माहेश्वर सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, माहेश्वर सूत्र में अच कह दीजिए, तो अच कहने से जितने भी स्वर हैं संस्कृत वर्णमाला में वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं, इस प्रत्याहार के अंतर्गत उन सभी का बोध होने लगता है, और हल कहने से सभी व्यंजन वर्णों का बोध होता है। तो स्वर संधि कहने का अर्थ है स्वर संधि कह दीजिए या फिर अच संधि कह दीजिए, बात एक ही है। व्यंजन संधि कहिए या फिर हल संधि कहिए, बात एक ही है, एक ही का बोध होगा। इसके पश्चात विसर्ग संधि। तो संधि के मोटे मोटे 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनके भी परस्पर काफ़ी भेद हुआ करते हैं, स्वर संधि के भी भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भी और विसर्ग संधि के भी नियम, अपने अपने विशेष नियमों के संदर्भ में इनके भेद हुआ करते हैं। तो अब स्वर संधि के विषय में पहले हम लोग इस फाइल में स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि को पढ़ लेते हैं, फिर व्यंजन संधि को, फिर विसर्ग संधि को। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर या अच संधि। स्वर या अच संधि दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, स्वर संधि कहने का ये अर्थ, दो स्वर आ रहे हैं परस्पर एक पास, एक अत्यंत इतने निकट आ जा रहे हैं कि उनमें संहिता प्राप्त हो रही, संहिता प्राप्त हो रही तो उनमें संधि हो जा रही है। तो स्वर संधि कहने का है दो स्वरों के, यहाँ पे दो स्वरों, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्न भेद होते हैं, यहाँ पे काउंट करके रख दिया है, याद करने में आसानी होगी। इसको ऐसे ही लिख लीजिए, बस इसको रट लेना है, रट्टा मार लेना है कि स्वर संधि के अंतर्गत व्याकरण विधि में जो स्वर संधि के भेद आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं। इनको ऐसे ही याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना है। दीर्घ संधि, दीर्घ इसका सूत्र भी याद करते जाइए इसी समय। अकः सवर्ण दीर्घ है, गुण संधि आद गुण है। फिर वृद्धि संधि, वृद्धि रेच इसका सूत्र है। यण संधि को यणचि, अयादि संधि एचो यवा यावः। पूर्व रूप संधि एंग पदांतादत इसका सूत्र है। फिर प्रकृति भाव, प्रकृति संज्ञा और पररूप संधि एंगी पररूप इसका सूत्र है। तो कुल मिलाकर 9 भेद हो रहे हैं। अब इन 9 भेदों के अंतर्गत इनकी परिभाषा क्या है? इन सब की भी अलग अलग परिभाषा। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, ये भी जितनी भी परिभाषाएं आई हैं, परिभाषाओं को कोशिश करिए कि एक लाइन में, बस एक लाइन में सारी परिभाषा निकालने को, मान लीजिए थोड़ी बड़ी भी लाइन हो जाती है तो भी एक लाइन में याद करने में सुविधा रहती है। जैसे अब यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि का अर्थ है वर्ण विकार। अब एक लाइन में हो गया कि दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित, परस्पर व्यवधान रहित वहाँ पे साम्य पे छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको जोड़ लीजिए। परस्पर व्यवधान रहित संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन को भी छोड़ दिए, जो वर्ण विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये एक पंक्ति में इसकी परिभाषा हो गई, संधि की परिभाषा हो गई। तो ऐसे ही परिभाषा को एक एक लाइन में कोड करके याद करना है। अब ये स्वर संधि क्या है, तो दो स्वर, इसको भी एक लाइन में ही याद करना है। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। एक एक लाइन में ही कोड करके याद करना है, तभी ये चीज़ें याद होंगी। और इनको अच्छा होगा कि हाईलाइटर ले लीजिए, हाईलाइटर से इनको हाईलाइट, जितनी भी परिभाषाएं हैं जिनको याद करना है पंक्ति से हम लोगों को याद करना, क्योंकि इसके पश्चात ये थ्योरी का एग्जाम देने के पश्चात हम लोगों को इंटरव्यू भी निकालना है, तो इंटरव्यू में ये सारे चीज़ें काम आएंगी। एक एक लाइन में याद रहेंगी तो सही रहेगा। अब ये जो 8 भेद, स्वर संधि के 9 भेद हो रहे हैं, 9 भेदों को भी जितने भी भेद हो रहे हैं इनके भेदों को भी एक एक लाइन में इनकी परिभाषा को याद करना होगा। दीर्घ संधि कहते हैं तो इसकी परिभाषा क्या है, गुण संधि कहते हैं इसकी परिभाषा क्या है, वृद्धि संधि कहते है इसका तीसरा भेद है तो इसकी परिभाषा क्या है, यण संधि की परिभाषा क्या है, आयादि संधि की परिभाषा क्या है, पूर्व रूप संधि की परिभाषा क्या है, प्रकृति भाव की, इसी प्रकार प्रकृति संज्ञा की और पररूप संधि की। अच्छा होगा कि सूत्र याद रहेंगे तो परिभाषा, इन सूत्र को समझ लेंगे हम लोग तो परिभाषा अपने आप निकल आती है। इसलिए पहले सूत्र याद किया जाता है संस्कृत व्याकरण में, क्योंकि संस्कृत व्याकरण पूरी सूत्रों पर चलती है। जैसे गणित शास्त्र है वो पूरा सूत्रों पर चलता है, वैसे ही संस्कृत भाषा पूरी तरह सूत्रों पर चलती है। सूत्र आपको याद हैं तो आप अर्थ लगा लेंगे, यदि सूत्रों का अर्थ लगाना आपने सीखा है तो ये हो गए भेद। अब इन भेदों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने संधि के भेद पढ़ लिए कि मोटे मोटे जो संधि के भेद होते हैं वो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूप में 3 भेद होते हैं। उसके पश्चात स्वर संधि के भी हम लोगों ने 9 भेद पढ़े हैं, तो 9 भेदों को हम लोग क्रमशः ऐसे बोर्ड पे पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत इन सभी भेदों के अंतर्गत जो उदाहरण आ रहे हैं उन उदाहरणों को भी ऐसे ही काउंट करके गिन के यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे उदाहरण जो आ रहे हैं इनको हम याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। तो इस प्रकार 13 उदाहरण दीर्घ संधि के संदर्भ में दे रहे हैं, तो इस सारे उदाहरणों को याद कर लेना है।
और इनकी प्रक्रिया कैसे हो रही है, इनका संधि विच्छेद कैसे हो रहा है, संधि विच्छेद भी याद कर लेना है, क्योंकि जब प्रश्न उठेंगे तो ऐसे ही दे देंगे, या तो आपसे ये पद दिया रहेगा इसका संधि विच्छेद पूछ लेंगे, या फिर संधि विच्छेद दिया रहेगा इसका संधि रूप लिखना होगा। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। इनकी प्रक्रिया के संबंध में भी एक आध प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। तो कुल मिला के जितना यहाँ पे अभ्यास दिया जा रहा है सबको ध्यान से पढ़ना है और सारे उदाहरण याद कर लेने हैं। तो दीर्घ संधि क्या है, तो दीर्घ संधि की जो परिभाषा है अष्टाध्यायी में आ रही, पाणिनि अष्टाध्यायी में कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। तो अक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि अ ई उ री री इतने वर्ण आते हैं। अकः जो अक प्रत्याहार है, ये अक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत अ ई उ री और री इतने स्वर आया करते हैं। तो स्पष्ट है कि इसमें जो स्वर आ रहे हैं सभी ह्रस्व स्वर हैं, सभी ह्रस्व हैं, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। तो ये इस संधि का जो सूत्र आ रहा है ये कहता है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः अर्थात अक में जो ये सारे स्वर ह्रस्व स्वर आ रहे हैं इन्हीं का सवर्णी अर्थात अ है तो इसका सवर्णी कौन हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई है तो इसका सवर्णी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, क्योंकि ये ह्रस्व इकार है तो इसका सवर्णी दीर्घ इकार हो जाएगा। ये ह्रस्व उकार है तो इसका सवर्णी क्या हो जाएगा, दीर्घ उकार हो जाएगा। री है तो इसका सवर्णी क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ उकार, ये भी ये ह्रस्व ऋकार है। री है तो इसका सवर्णी दीर्घ ऋकार हो जाएगा। तो अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णी अर्थात अ ई उ री री के पश्चात इन्हीं का सवर्णी कोई आएगा तो उन दोनों के स्थान पे मिलकर दीर्घ रूप उसका स्वर का दीर्घ रूप हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, ये सूत्र यही कहता है जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। यदि ह्रस्व या दीर्घ तो स्पष्ट है कि अकः सवर्णे दीर्घ, अक के अंतर्गत सारे ह्रस्व स्वर ही आ रहे हैं, जो ह्रस्व स्वर है वही आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं ह्रस्व या दीर्घ। तो स्पष्ट है कि अर्थात पूर्व में पहले चाहे ह्रस्व स्वर रहे या फिर दीर्घ स्वर रहे, पर में चाहे ह्रस्व स्वर रहे चाहे दीर्घ स्वर रहे, या फिर दोनों तरफ पूर्व और पर दोनों में भी यदि दीर्घ स्वर आ रहा है तब भी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि होगी। यदि ह्रस्व स्वर आ रहा है पूर्व और पर में तब भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है जिस पढ़ लेते हैं, पहले यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व इधर भी आ सकता है जैसे यहाँ पे आया है, और इसके पश्चात इनका सवर्णी जो आएगा वो यही स्वर भी आ सकते हैं, यही ह्रस्व स्वर भी आ सकते हैं, और इनके जो सवर्णी दीर्घ हैं वो भी आ सकते हैं। कोई बंधन नहीं है कि ये ह्रस्व है तो इनके पश्चात जो स्वर आएगा वो ह्रस्व ही आए, दीर्घ भी आ सकता है, और इधर भी जो पद इधर बनेगा वह भी उसमें जो स्वर आएगा वो ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, या दोनों तरफ दीर्घ ही हो सकते हैं या दोनों तरफ ह्रस्व ही हो सकते हैं। कुल मिला के दोनों तरफ स्वर ही होने चाहिए। ये जो दीर्घ संधि है इसकी शर्त यही है कि अकः सवर्णे दीर्घ, इनका सवर्णी ही होना चाहिए। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं, ये दीर्घ हो गए। इनका सवर्णी, इनके सवर्णी अर्थात इस आ का सवर्णी है, इस ह्रस्व आकार का सवर्णी क्या है, दीर्घ आकार है। ह्रस्व इकार का सवर्णी क्या है, दीर्घ इकार है। तो इसीलिए सवर्णी की बात कर रहे हैं, इनका सवर्णी ही होना चाहिए, असवर्णी नहीं होना चाहिए। शर्त यही है, इस सूत्र की शर्त यही है। अब उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे देखिए इधर आकार है, इधर ह्रस्व आकार है, इधर दीर्घ आकार है, प्लस करके इधर दीर्घ आकार है, इधर ह्रस्व आकार है। दोनों ही स्थितियों में यहाँ पे जब संधि होगी, संहिता प्राप्त हो रही संधि होगी तो ये दीर्घ एकादेश हो जाएगा। दोनों के स्थान पर दीर्घ होना है, दीर्घ एकादेश ही होना है, चाहे इधर ह्रस्व रहे चाहे इधर ह्रस्व रहे, चाहे इधर दीर्घ रहे चाहे इधर दीर्घ रहे। दोनों ही स्थितियों में दोनों तरफ दीर्घ भी हो सकता है, यहाँ दोनों तरफ ह्रस्व भी हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो। कुल मिला के जो स्वर आएंगे उनके स्थान पर जो आदेश होगा वह दीर्घ आदेश ही होगा। इधर इस प्रकार यहाँ ह्रस्व इकार है, यहाँ दीर्घ इकार है, प्लस करके इधर इस स्थल पे दीर्घ इकार है फिर ह्रस्व इकार है, तब भी जब संधि होगी, जब संहिता प्राप्त हो जाएगी इनमें, तो जो स्वर बनेगा वो दीर्घ इकार ही बनेगा। यहाँ जैसे दीर्घ आकार ही बना है। अब इस स्थल पे देखिए ह्रस्व उकार है, फिर ऑब्लिक करके दीर्घ उकार दे रहे हैं, फिर प्लस करके दीर्घ, पहले दीर्घ उकार है फिर बाद में ह्रस्व उकार है, किंतु जब संधि होगी यहाँ पर तो कुल मिला के ये जो उकार बनेगा वो दीर्घ उकार ही बनेगा, क्योंकि ये जो संधि है दीर्घ संधि है, ये स्वरों को दीर्घ आदेश ही एकादेश ही करती है। अब इधर देखिए इधर ह्रस्व ऋकार है, इधर दीर्घ ऋकार है, प्लस करके इधर दीर्घ ऋकार है, इधर ह्रस्व ऋकार है, किंतु जब आदेश हुआ तो उनके स्थान पर
दोनों के ही स्थान पर दीर्घ ऋकार ही बना। अब ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण में 13 उदाहरण आ रहे हैं। 13 उदाहरण को याद किए रहना है। पुस्तक प्लस आलय, यह पुस्तकालय। देखिए इधर ह्रस्व आकार आ रहा है, इधर दीर्घ आकार आ रहा है, तो जब संधि होगी तो इन दोनों ही स्थल पर दीर्घ आकार का एक आदेश हो जाएगा। दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। एक आदेश कहने का अर्थ है कि इसके भी यहाँ ह्रस्व आकार है तब भी, यहाँ दीर्घ आकार है तब भी, दोनों के स्थान पर मिला के इनकी सम्मिलित रूप से यहाँ दीर्घ आकार हो जाएगा। यही कहते हैं एकादेश। दोनों के ये दो हैं, इधर ककार है, इसमें जो आकार छिपा हुआ वो ह्रस्व आकार है और इधर दीर्घ आकार है, तो दो के स्थान पर एक आदेश होना ही एकादेश कहा जाता है। इस प्रकार है। और जो शब्द बना पुस्तकालय है, इसी प्रकार है। सबके विषय में समझेगी। इधर ह्रस्व आकार है, इधर दीर्घ आकार है। संधि हुई तो इधर दीर्घ आकार का एकादेश हो गया। देव प्लस आशीष देवाशीष। दैत्य प्लस अरि, इधर ह्रस्व आकार है, इधर भी ह्रस्व आकार। देखिए ये कह रहे हैं कि चाहे ह्रस्व पहले चाहे ह्रस्व या दीर्घ है और पश्चात चाहे ह्रस्व या दीर्घ है, दोनों ही परिस्थितियों में संहिता प्राप्त होने पर वहाँ पे दीर्घ एकादेश ही होगा। स्वर का जो आदेश होगा वो दीर्घ ही होगा। तो यहाँ दैत्य प्लस अरि, यहाँ पे ह्रस्वाकार है, यहाँ भी ह्रस्वाकार है, किंतु जब संधि हुई तो इन दोनों के स्थान पे दीर्घ एकादेश हो गया, आकार आ गया। दैत्य प्लस अरि दैत्यारि। च प्लस अपि, यहाँ भी ह्रस्वाकार है, यहाँ भी ह्रस्वाकार है, किंतु जब संधि हुई तो दीर्घ एकादेश हो गया और ये आकार जो है ये ह्रस्वाकार पलट के दीर्घ आकार हो गया, चापी बन गया। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पे दीर्घ आकार है, यहाँ ह्रस्वाकार है, जब एकादेश हुआ तो दीर्घ एकादेश हो गया, विद्यार्थी बन गया। इसी प्रकार गिरि प्लस इंद्र, यहाँ पे ह्रस्वकार है, यहाँ भी ह्रस्वकार है। जब दोनों में संहिता प्राप्त हो गई, संधि होगी तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ इकार का एकादेश हो जाएगा, गिरिंद्र बनेगा। कपि प्लस ईशा, यहाँ पद में पहले पूर्व में ह्रस्वकार है, पर में दीर्घ इकार है, किंतु जब ये संहिता प्राप्त होने से संधि हुई तो दोनों के स्थान पर दीर्घ इकार का एकादेश हो गया, बना कपीशः। मही प्लस ईशः, मही में हकार में दीर्घ इकार है और उसके पश्चात ईशा में भी दीर्घ इकार है, तो दोनों के स्थान पर संहिता प्राप्त हो रही है। दोनों के स्थान पर जब संधि होगी तो दोनों के ही स्थान पर दीर्घ इकार का एकादेश हो जाएगा, बना महिषः। नदी प्लस ईशा, यहाँ भी दीर्घ इकार है, यहाँ भी दीर्घ इकार है, अर्थात पूर्व पद में भी दीर्घ इकार है, पर पद में भी दीर्घ इकार है। संहिता प्राप्त है तो दोनों स्थान पर जब संधि होगी तो दीर्घ इकार का आदेश हो जाएगा, बनेगा नदीशः। इसी प्रकार लक्ष्मी प्लस ईश्वर, लक्ष्मी ईश्वरः। अब सु प्लस उक्त, यहाँ पे दीर्घ उकार है, यहाँ भी दीर्घ उकार है, संधि हुई, संहिता प्राप्त है तो संधि हुई तो दोनों ह्रस्व उकार के स्थान पर दीर्घ उकार का आदेश हो जाएगा, बनेगा सूक्ति ही। भानु प्लस उदय, यहाँ ह्रस्व उकार है, यहाँ भी ह्रस्व उकार है, दोनों के स्थान पर संहिता प्राप्त है, संहिता प्राप्त होने से संधि हुई तो दीर्घ उकार का आदेश हो गया, बना भानुदयः। पितृ प्लस ऋणम, यहाँ पे ह्रस्व ऋकार है, यहाँ भी ह्रस्व ऋकार है, किंतु जब संधि हुई तो दोनों के स्थान पर मिलकर दीर्घ इकार का एकादेश हो गया। ये जो इकार है दीर्घ, इसका आदेश हो गया, बना पितृणम। इस प्रकार हम लोगों ने दीर्घ संधि का अध्ययन कर लिया। अब स्वर संधि के अंतर्गत जो दूसरी संधि आ रही है गुण संधि है, तो गुण संधि का सूत्र है आदगुण। सूत्र भी याद किए रहना है। आदगुण सूत्र क्या कहता है, इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि यदि इसकी जो व्याख्या लोक सिद्धांत कौमुदी में आ रही है वहां पे वृत्ति दे रहे हैं कि यदि अवर्ण अच से परे कोई अस्वर्णी वर्ण आए, अस्वर्णी स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः गुण हो जाता है। तो अवर्ण क्या है? अवर्ण है अ और आ। इनको व्याकरण जो है या फिर हमारे व्याकरण शास्त्र में इनको अवर्ण कहा जाता है। अवर्ण कौन है? तो अवर्ण के अंतर्गत अ और आ की गिनती होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, इनको नोट करिएगा। अवर्ण का अर्थ है अ और आ। तो ये सूत्र ही कहता है कि अवर्ण के बाद, अवर्ण से परे या अवर्ण के पश्चात यदि असवर्णी वर्ण आए तो उनके स्थान पर क्रमशः गुण हो जाता है। उसी बात को यहाँ पे हिंदी में कह रहे हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई अथवा उ या अथवा ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार, यहाँ पे ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार, ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार के बाद, तो यहाँ ये अ या आ कहने का अर्थ है अवर्ण। यही अवर्ण यहाँ पे कहा जाता है। अवर्ण के पश्चात यदि दीर्घ इकार, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार आए अथवा
ह्रस्व उकार दीर्घ उकार आए अथवा री ह्रस्व रिकार या दीर्घ रिकार आए अथवा री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ई और ई। देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा। ई या ई के यदि अ या आ के पश्चात ई या ई आते हैं तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आदेश हो जाएगा। तो देखते हैं नियम ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जो सूत्र ये कह रहा है कि अवर्ण के पश्चात जो भिन्न अवर्ण के पश्चात यदि भिन्न वर्ण आते हैं, कोई भिन्न स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है। तो ये अ या आ के पश्चात जो ई या ई आ रहा है भिन्न है, इससे सर्वथा भिन्न है, इसलिए इनके स्थान पर गुण एक आदेश गुणादेश हो जाएगा। गुणादेश कहने का अर्थ है कि एक आदेश हो जाए, दोनों के स्थान पर एक आदेश गुणादेश हो जाएगा। गुण का दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। अब उ या उ अ या आ के पश्चात यहाँ अ या अवर्ण अ या आ के पश्चात उ या उ आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब अ या आ के पश्चात री ह्रस्व रिकार या दीर्घ रिकार आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर अर हो जाएगा। और यदि अ या आ के पश्चात री आएगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर अल हो जाएगा। यही यह सूत्र नियम प्रतिपादित कर रहा है। तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर ए ओ अर और अल हो जाता है। यही इस सूत्र की परिभाषा है। और जो ग्रंथ हैं, दूसरे ग्रंथ जो हैं उनमें सीधे सीधे कह देते हैं, जैसे भैमी व्याख्या है, जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की भैमी व्याख्या, उसमें सीधे सीधे कह रहे हैं कि अवर्ण के पश्चात अवर्ण से अच परे होने पर अवर्ण अवर्ण कौन है, तो अवर्ण है अ या आ। अवर्ण से अच परे होने पर अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं। तो अवर्ण अर्थात यहाँ पे पहली शर्त यही है, इस गुण संधि की पहली शर्त यही कि अवर्ण पहले होना चाहिए और अच बाद में होना चाहिए। और जो अच आएगा बाद में अच आएगा उसमें अवर्ण नहीं आने चाहिए, ये भी शर्त है। इसीलिए अवर्ण अ या आ के बाद अच आए या फिर इनसे भिन्न असवर्णी वर्ण आए तो उनके स्थान पर क्रमशः गुणादेश हो जाता है। गुणादेश के लिए सिर्फ यही दो बचते हैं। तो गुण संधि के अंतर्गत ए ओ अर और अल ही आते हैं, बाकी ए ऐ ओ औ जो हैं ऐ औ इत्यादि दूसरी संधियों के अंतर्गत चले जाते हैं। तो इसमें सिर्फ ए ओ अर और अल यही चार बचते हैं। इस संधि नियम के अंतर्गत यही चार मुख्यतः आते हैं। बस यही कंठस्थ कर लेना, यही याद कर लेना हम लोगों को। इसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। अब इसके उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण में पहले दे रहे हैं अवर्ण दे रहे हैं। पहले ह्रस्वकार या दीर्घकार अवर्ण। अवर्ण कहने से आ का बोध होता है, तो अवर्ण के पश्चात ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हुआ, एकार आदेश हुआ। ये एकार का उदाहरण है, इतने उदाहरण आ रहे हैं। फिर ये अवर्ण के पश्चात ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार के पश्चात क्या आदेश होगा, ओकार आदेश हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पे अवर्ण के पश्चात री या री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। फिर अवर्ण आ या आ के पश्चात री या री आए तो इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत यही फैक्ट याद किए रहना। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। चार ही गुणादेश हो रहे हैं, ए ओ अर और अल। तो इन चारों के अंतर्गत कितने कितने उदाहरण आ रहे हैं, बस यही याद किए रहना है। हो गया सारा, समझ लीजिए कि गुण संधि आपकी तैयार हो गई। तो उदाहरण में कितने शब्द आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8। एकार जहाँ पे आदेश हो रहा है उसके अंतर्गत 8 उदाहरण आ रहे हैं। फिर ओकार जहाँ आदेश हो रहा है इसके अंतर्गत कितने उदाहरण आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंतर्गत 10 उदाहरण आ रहे हैं। फिर अर के 3 उदाहरण आ रहे हैं और अल के 1 उदाहरण आ रहे हैं। बस यही याद किए रहना है, इतने उदाहरण ही उदाहरण पूरे याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, पूरी गुण संधि तैयार। और ये आद गुण भी याद किए रहना चाहिए। इसकी जो परिभाषा है, अवर्ण के पश्चात यदि अच आए तो उनके स्थान पर अवर्ण आए। अवर्ण के पश्चात यदि अच आता है अर्थात ई या उ आए या फिर री ह्रस्व रिकार या दीर्घ रिकार आए, ह्रस्व रिकार या दीर्घ रिकार आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल आदेश हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब उदाहरण में देख रहे हैं, उप प्लस इंद्र उपेंद्र। उप प्लस इंद्र, तो पद में पूर्व में पहले ह्रस्व अवर्ण विद्यमान
ह्रस्वकार या फिर दीर्घ आकार है, बात एक ही है, सीधे सीधे अवर्ण, इन दोनों को अवर्ण बोलेंगे। यहाँ अवर्ण से आप लोग समझिए कि अ या आ को बोला जा रहा है। तो यहाँ ह्रस्व आकार है अर्थात अवर्ण है, और इसके पश्चात ह्रस्व इकार आ रहा है। तो ये आद्गुणः जो नियम प्रतिपादित करता है, उस नियम का ये पद फॉलो, उस नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे संहिता प्राप्त हो गई। संहिता प्राप्त हो गई तो संधि हुई, और संधि हुई तो इन दोनों के स्थान पर, अवर्ण और इकार के स्थान पर एकार आदेश हो गया, बना उपेंद्र। इसी प्रकार देव प्लस इंद्र, यहाँ ह्रस्वकार है, यहाँ ह्रस्व इकार है। जब इन दोनों में संधि हुई तो एकार आदेश हो गया और बना देवेंद्र। इस प्रकार गण प्लस ईश, यहाँ पे ह्रस्व इकार है, यहाँ दीर्घ इकार है, यहाँ और दोनों के स्थान पर जब संधि हुई तो एकार आदेश हो गया और बना गणेश। महा प्लस ईशा, यहाँ पे आकार है और यहाँ पे दीर्घ इकार है, दोनों के स्थान पर गुणादेश हुआ तो एकार हो गया, बना महेश। नर प्लस ईशा, यहाँ ह्रस्वकार है, यहाँ दीर्घ इकार है, दोनों के स्थान पर गुणादेश हुआ तो बना नरेश। और सुर प्लस ईशा, यहाँ ह्रस्व इकार है, यहाँ दीर्घ इकार है, संधि हुई, संहिता प्राप्त हो गई, संधि हुई तो बना सुरेश, एकार आदेश हो गया। लता प्लस इव, यहाँ दीर्घ आकार है, यहाँ ह्रस्व इकार है, संधि हुई तो यहाँ पे एकार आदेश हो गया, बना लतेव। गंगा प्लस इति गंगेति, यहाँ भी दीर्घ आकार है, यहाँ ह्रस्व इकार है, संधि हुई तो एकार आदेश हो गया, बना गंगेति। इसी प्रकार अब अ या अवर्ण अर्थात अ या आ के पश्चात ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार आए तो उनके स्थान पर ओकार आदेश हो जाता है। जैसे भाग्य प्लस उदय, यहाँ ह्रस्व आकार है, यहाँ ह्रस्व उकार है, गुणादेश हुआ, दोनों में जब संधि हुई तो गुणादेश होकर ओकार हो गया और बना भाग्योदय। यहाँ सूर्य प्लस उदय, यहाँ ह्रस्वकार है, यहाँ ह्रस्व उकार है, गुणादेश हुआ तो बन गया सूर्योदय, संधि होने पर हो गया सूर्योदय। इसी प्रकार नर प्लस उत्तम है, यहाँ ह्रस्वकार है, यहाँ ह्रस्व उकार है, संधि हुई तो यहाँ ओकार आदेश गुणादेश हो गया, बना नरोत्तम। यहाँ ह्रस्वकार है, यहाँ ह्रस्व उकार है, संधि हुई तो गुणादेश होकर हितोपदेश बन गया। यहाँ ह्रस्व, यहाँ दीर्घ आकार है, यहाँ ह्रस्व उकार है, संधि हुई तो गुणादेश हो गया, गुणादेश होकर ओकार हो गया, बना महोत्सव। यहाँ दीर्घ आकार है, यहाँ ह्रस्व उकार है, संधि हुई तो गुणादेश होकर ओकार हो गया, बना गंगोदकम। गंगोदकम अर्थात गंगा का जल, गंगा का पानी। गंगोदकम, उदकम मन पानी होता है तो गंगा का पानी। महोत्सव, महोत्सव कोई उत्सव होता है, महोत्सव। हितोपदेश, हित का उपदेश। नरोत्तम, नरों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम। सूर्य का उदय, भाग्य का उदय इत्यादि इनका अर्थ होता है। अर्थ भी समझे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गणेश, यहाँ पे उपेंद्र का अर्थ है विष्णु, देवेंद्र का अर्थ है इंद्र, गणेश का अर्थ है गणों के जो देवता है, ईश है, देव। गणेश भगवान शिव पार्वती के पुत्र। महेश, महेश से भगवान शिव का, नरेश से नरों में जो नरों का राजा या मनुष्यों का जो राजा है, किसी राजा का बोध होता है। सुरेश, सुरेश सुराणाम ईश अर्थात तो देवताओं के राजा इंद्र का बोध होता है। लता, लतेव, ये गंगेति, गंगा इति इत्यादि। तो महोत्सव हो गया, गंगोदकम हो गया। यथा प्लस यहाँ दीर्घ आकार है, यहाँ ह्रस्व उकार है, जब संधि हुई तो गुणादेश होकर ओकार हो गया, बना यथोचितम। यथोचितम अर्थ है, यथोचितम का अर्थ है जैसा उचित हो। गंगा प्लस उर्मी, यहाँ दीर्घ आकार, यहाँ दीर्घ उकार है, तो दोनों में जब संधि हुई तो गुणादेश होकर ओकार हो गया, बना गंगोर्मी। गंगा की लहर, उर्मी का अर्थ है लहर, गंगा की लहर इसका अर्थ है। महा प्लस उरुह, यहाँ दीर्घ आकार है, यहाँ दीर्घ उकार है, जब संधि हुई तो गुणादेश होकर ओकार हो गया, बना महोरु अर्थात लंबी है जांघें जिसकी। उरु का अर्थ है जांघ। नव प्लस ऊढ़ा, यहाँ ह्रस्व का आकार है, यहाँ दीर्घ उकार है, संधि हुई तो गुणादेश हो गया, बना ओकार नवोढ़ा। नवोढ़ा अर्थ है नई वधु, नई वधु जिसका अभी अभी ब्याह हुआ है, शादी हुई है, नवोढ़ा। अब यहाँ ह्रस्वकार, ह्रस्व आकार या अवर्ण कह सकते हैं। अ या आ के पश्चात री या ह्रस्व रिकार या दीर्घ रिकार है तो अर हो जाता है। तो देव प्लस ऋषि, यहाँ पे ह्रस्व आकार है, यहाँ पे ह्रस्व रिकार है, संधि हुई तो अर आदेश हो गया, अर का आदेश हो गया और बना देवर्षि। देवर्षि अर्थात देवर्षि नारद, देवों में जो ऋषि हैं देवर्षि। देवर्षि एक उपाधि होती है, उपाधि होती है जितने जो भी आध्यात्मिक स्तर में जैसे जैसे व्यक्ति साधना के स्तर में आगे बढ़ता जाता है तब ऋषि, महर्षि, देवर्षि इत्यादि, ब्रह्मर्षि इत्यादि की उपाधि मिलती है। तो ये उपाधि है। जितने भी आध्यात्मिक लेवल जब व्यक्ति का तपस्या करते करते आध्यात्मिक लेवल बढ़ता जाता है, अर्थात जितना ही वो ब्रह्मत्व आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता जाता है तो वैसे उसकी उपाधि भी बदलती जाती है। तो देवर्षि के पश्चात ब्रह्मर्षि अर्थात जो ब्रह्म ऋषि हो गया है, जहाँ व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया है, ऐसे देवर्षि और ब्रह्मर्षि ऐसी उपाधियाँ हैं। ग्रीष्म प्लस ऋतु, यहाँ पे ह्रस्वकार है, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे ह्रस्व रिकार है, संधि हुई तो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का अर्थ है ग्रीष्म, गर्मी का मौसम। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु हो, यहाँ भी यहाँ
दीर्घ आकार है, यहाँ ह्रस्व ऋकार है, संधि होती है वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा की ऋतु। अब यहाँ अवर्ण के पश्चात ह्रस्व ऋकार या दीर्घ ऋकार आए तो उनके स्थान पर अल आदेश हो जाता है। तो तव प्लस लकार तवल कारह, इस प्रकार गुण संधि में इतने नियम आ रहे हैं। बस इसको, इस पूरे चार्ट को ऐसे ही याद कर लेना है। ये जिंदगी भर काम देगा। आप लोग टीचर होके जाओगे, पढ़ाने में भी काम देगा और परीक्षा को पास करने में भी काम देगा थ्योरी। इसके पश्चात इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीज़ें बेहद ही सरल तरीके से समझाई गई हैं। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही है उसको पढ़ेंगे। तो संधि आ रही वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेच की जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही है वहाँ पे कह रहे हैं वृद्धि रेची आदेश पर वृद्धि रेखा देश स्यात गुणापवाद कृष्णकत्वम गंगौघ देवैश्वर्यम, अर्थात यह जो संधि है यह गुण संधि का अपवाद है। आद गुण का ये अपवाद है, क्योंकि उस जो नियम वहाँ पे लागू होते हैं वही यहाँ पे लागू होते हैं, किंतु संधि नियम दूसरा बदल हो जाता है, संधि नियम बदल जाता है, इसलिए यह गुण संधि का अपवाद है। तो इस सूत्र की जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही वो कहते हैं कि एच परे होने पर, एच परे होने अत से परे अर्थात अ आ के पश्चात, यहाँ पे दे भी रहे हैं कि अ आ के बाद अत से परे अर्थात अ आ के पश्चात एच परे हो, पूर्व में अ आ हो, उसके पश्चात एच परे हो। एच के प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है आप माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र याद है तो तुरंत निकाल लेना चाहिए प्रत्याहार में कि जो स्वर आ रहे हैं। तो एच के अंतर्गत है ए ओ ऐ और औ, यही 4 स्वर आ रहे हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसके संबंध में सीधे सीधे कह रहे हैं कि यहाँ फिर जैसे हम लोगों ने गुण संधि के विषय में पढ़ा है, अवर्ण अवर्ण के विषय में पढ़ा है कि अवर्ण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो अवर्ण हैं ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार, इनको अवर्ण कहते हैं। अवर्ण परे होने पर एच के स्थान पर, एच के स्थान पर क्रमशः अय और औ आदेश हो जाता है। एच के स्थान पर अ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। अ या आ के अर्थात अवर्ण, अवर्ण अ आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। यही इस संधि की परिभाषा, वृद्धि संधि की परिभाषा है कि अवर्ण, अवर्ण अर्थात अ आ के पश्चात एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए। एच प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? ए ओ ऐ औ। अवर्ण के पश्चात एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। पूर्व पर के स्थान पर अर्थात पूर्व में भी आए तो भी, पर में आए तो भी वृद्धि आदेश हो जाएगा। और आदेश क्या होगा? अय और औ, यही दो आदेश होगा, केवल अय और औ यही आदेश होगा। बेहद ही सरल है ये, बस इसको ऐसे ही माइंड में सेट कर लेना है। ये पंक्ति पूरी ऐसे ही लिखिए, जितने उदाहरण आ रहे हैं उनको भी ऐसे ही लिख के याद कर लेना। तो अवर्ण, अवर्ण ये क्या हो गया? ये अवर्ण अ और आ हो गए। इनके पश्चात ए या ऐ, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए या ऐ आ रहे हैं तो इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ऐ आदेश हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत कितने उदाहरण आ रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उदाहरण आ रहे हैं। 9 उदाहरण को याद किए रहना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन उठाएंगे KVSTGT परीक्षा में, और कहीं नहीं जाएंगे। इसके पश्चात अवर्ण, अवर्ण अर्थात अ या आ के पश्चात एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए। एच प्रत्याहार में ओ औ भी आ रहे हैं तो ओ औ लिखा है यहाँ पर, तो ओ औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा। यहाँ पे औ आदेश हो रहा है, यहाँ ऐ आदेश हो रहा है। बस यही यही वृद्धि संधि के संबंध में यही इतना नियम है। बस इसको याद कर लीजिए, ये हमेशा के लिए समझिए, याद हो गया। तो इसके अंतर्गत औ के उदाहरण में कितने उदाहरण आ रहे हैं? औ के संदर्भ में कितने उदाहरण? 2 3 4 5 उदाहरण आ रहे हैं। बस इनको, इन पांचों को याद किए रहना है और इन 9 को याद किए रहना है। इस यदि प्रश्न उठेगा तो इन्हीं से उठेगा। तो अब ये सब जो उदाहरण आ रहे हैं इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। मम प्लस एव, तो यहाँ पे अवर्ण विद्यमान है। मकार में जो अकार विद्यमान है यही है अवर्ण। अवर्ण हो गया, इसको अवर्ण कहेंगे। और इधर जो एकार है यह एच प्रत्याहार के अंतर्गत एकार आ रहा है। तो पूर्व में अवर्ण विद्यमान है, पर में एच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है। तो दोनों पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ऐ आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकार बैठा हुआ है। यहाँ पे यदि ओकार होता तो औ आदेश हो जाता, ऐ के बजाय औ आदेश हो जाता। तो मम प्लस एव संधि हुई, जब दीर्घ आदेश हो गया तो ममैव बन गया। मुझे ही, इसका अर्थ मुझे ही।
अब एक प्लस एकम, तो एक में क्या है, अवर्ण, अवर्ण आकार विद्यमान है, ये अवर्ण का आकार विद्यमान है और उसके पश्चात एच प्रत्याहार का एकार आ रहा है, तो पूर्व पूर्व पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, बना एक एकम। अब तव में यहाँ अवर्ण आकार विद्यमान है, यहाँ एच प्रत्याहार का एकार विद्यमान है, पूर्व पर के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, वृद्धि आय आदेश हो जाएगा, बना तवैव, तुम्हें ही। आद्य में आद्य प्लस एव, तो यहाँ द्य में आकार विद्यमान है जो अवर्ण है, ये अवर्ण है, और इसके पश्चात पर में एच प्रत्याहार का एकार विद्यमान है, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, आय वृद्धि आदेश हो, आय के रूप में वृद्धि आदेश हो जाएगा, बनेगा अद्यैव। लता प्लस एव, तो यहाँ पे अवर्ण आकार विद्यमान है, इधर एच प्रत्याहार का ए विद्यमान है, दोनों के स्थान पर पूर्व पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, बना लतैव। तथा प्लस यहाँ अवर्ण का आकार विद्यमान है, यहाँ एच का एकार विद्यमान है, पूर्व पर के स्थान पर अब वृद्धि आदेश हो जाएगा, बनेगा तथैव, तथैव। सदा प्लस एव, यहाँ अवर्ण का आकार विद्यमान है, यहाँ एच का एकार विद्यमान है, तो दोनों के स्थान पर पूर्व पर के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, बनेगा सदैव। यहाँ देव में वकार में अवर्ण का आकार विद्यमान है, उसके पश्चात आय एच प्रत्याहार का आय विद्यमान है, तो दोनों के पूर्व पर के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और बनेगा देवैश्वर्यम। फिर आत्म में मकार में अवर्ण अविद्यमान है, उसके पश्चात आय है, एच प्रत्याहार का आय विद्यमान है, तो दोनों पूर्व पर के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और बनेगा आत्मैक्यम। इसके पश्चात अब इन उदाहरण औ वाले में देख लेते हैं। तो जल है, यहाँ पे अवर्ण आकार विद्यमान है, उसके पश्चात एच प्रत्याहार का ओ विद्यमान है, तो पूर्व पर के स्थान पर औ आदेश हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ओकार है इसलिए ओ है, इसलिए औ होता तो भी यहाँ पे औ आदेश हो जाएगा, ओ है तब भी औ आदेश होगा, ओ रहेगा तब भी औ आदेश होगा, पर में पूर्व पर के स्थान में औ आदेश हो जाएगा, वृद्धि संधि हो रही है इसलिए। तो जल प्लस ओघ जलौघ, जल की लहर, जलौघ। मम प्लस औषधि, तो यहाँ पे अवर्ण का आकार विद्यमान है, यहाँ एच प्रत्याहार का ओकार विद्यमान है, इसलिए पूर्व पर के स्थान पर औकार औ आदेश हो जाएगा, बनेगा मम औषधि, मेरे लिए औषधि, मेरे लिए दवाई। नव प्लस औषधि, यहाँ पे वकार में अवर्ण का आकार विद्यमान है, इधर एच प्रत्याहार का ओकार विद्यमान है पूर्व पर के स्थान पर, इसलिए पूर्व पर के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, बनेगा नव औषधि, नई औषधि, नई दवाई। विद्या प्लस औचित्य में यहाँ विद्या में जो आकार है वो अवर्ण है, और इधर औ विद्यमान है जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो पूर्व पर के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, बनेगा विद्योचित्यम, विद्या का औचित्य। उसके पश्चात आत्म, इसमें मकार में म में आकार विद्यमान है जो अवर्ण है, इसके पश्चात एच प्रत्याहार का अविद्यमान है, तो दोनों पूर्व पर के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, बनेगा आत्मोत्सुक्यम। इस प्रकार ये हो गए वृद्धि संधि के नियम। अब हम लोग इसके पश्चात जो संधि आ रही है उससे पढ़ेंगे। तो हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत जो संधि है, चौथे नंबर की संधि है यण संधि। इको यड़ची इसका सूत्र है, इसके विषय में अध्ययन कर लेते हैं। तो इसके विषय में जो लोग सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति आ रही वहां पर दे रहे हैं, इका स्थाने यण सैदच संहितायाम विषय सुधि उपास्य इति स्थिति। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए वरदराजाचार्य कह रहे हैं कि इका स्थाने यण सैदच संहितायाम विषय सुधि उपास्य इति स्थिति। इसका अर्थ है कि अच के संहिता के विषय में, संहिता के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पे परस्पर दो वर्ण जब परस्पर इतने निकट आ जाते हैं कि उनमें संहिता हो जाए, अर्थात एकदम परस्पर एक दूसरे के आमने सामने, कोई बीच में उन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे अ और आ को मिलना है, अ और आ को ह्रस्वाकार और दीर्घाकार को मिलकर एक होना है, ज्वाइंट होना है, संधि होनी है उनमें, तो ये आवश्यक है कि दोनों एकदम पास में हो, एकदम अत्यंत निकट हो, एकदम अत्यंत निकट हो, अति निकट हो, कि उनमें मिलन हो सके, उनमें जोड़ हो सके। और उनके दूसरी शर्त, पहली शर्त ये हो गई, दूसरी शर्त ये हो गई कि उनके बीच में अन्य किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि कोई अन्य वर्ण आ गया तो वहाँ पे संहिता नहीं होगी। तो अत्यंत निकटता, दो वर्णों की अत्यंत निकटता को ही संहिता कहते हैं, और जहाँ संहिता प्राप्त होती है वहीं संधि हुआ करती है, ये नियम है। संहिता नहीं प्राप्त हुई तो संधि नहीं होगी। तो इस सूत्र के संदर्भ में समझ लेते हैं ये यण संधि इको यड़ची। तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति आ रही है वहाँ पे कह रहे हैं कि अच के विद्यमान होने, संहिता के विषय में अच के विद्यमान होने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो इक के अंतर्गत यहाँ पे
विधि में, व्याकरण विधि में दे रहे हैं कि इक में जो स्वर आया करते हैं, ई उ री आया करते हैं। यण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो य व र ल आते हैं। अब अच के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में 14 माहेश्वर सूत्र हम लोगों को याद होने चाहिए, लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। तो आ ई उड़ री का, ये हो गया दूसरा सूत्र। आ ई उड़ री ली का ए ओंगा, फिर आय औच, ये हो गए। अब यहाँ से इस आकार को मिला दिया, इस चकार को मिला दिया तो बन गया अच। अच स्पष्ट है कि अच के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे? अ ई उ री ए ओ ऐ औ, ये सारे स्वर आ जाएंगे, अर्थात सारे स्वर आ जाएंगे। आ ई उड़ा री का ए ओंगा ऐ औ है और उसके पश्चात व्यंजन शुरू हो जाता है। तो संस्कृत वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं वो सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सूत्र की जो वृत्ति आ रही है, लघु सिद्धांत कौमुदी वहाँ पे कह रहे हैं कि संहिता के विषय में अच के विद्यमान होने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। यही परिभाषा हो गई इस सूत्र की, यण संधि की यही परिभाषा है। संहिता के विषय में अच के विद्यमान होने पर, अच ये है अर्थात किसी स्वर के विद्यमान है, अ ई उ री ए ओ ऐ औ, इन स्वरों के विद्यमान होने पर इक के स्थान पर, इक अर्थात ई उ री के स्थान पर य व र ल हो जाता है। उसी को यहाँ पे हिंदी में कह रहे हैं कि इक के अंतर्गत ई उ रील अर्थात ह्रस्व स्वर आ रहे हैं के स्थान पर यण य व र ल हो जाता है। जब ई उ, यहाँ पे अच की बात कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या की चर्चा कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे हिंदी में कह रहे हैं कि ई उ री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई को य हो जाता है। इस प्रकार ई को यकार हो जाएगा और उ को वकार हो जाएगा, री को रकार हो जाएगा और री को लकार हो जाएगा। इसी को आप संप्रसारण भी कह सकते हैं। इनके स्थान पर ये चीजें हो रही हैं, र तथा री को ल आदेश हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे यदि प्लस अपि, तो संहिता के विषय में अच के विद्यमान होने पर, अच के अंतर्गत ये इकार भी आ जा रहा है। तो यहाँ अच विद्यमान है, अच के अंतर्गत ये इकार स्वर विद्यमान है। इसके पश्चात इक भी है कि क्योंकि ये ह्रस्व इकार इक के अंतर्गत आ रहा है, तो ये अच भी है, इक भी है। इसके पश्चात संहिता के विषय में अच के विद्यमान होने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो यहाँ पे ह्रस्व इकार है, तो ह्रस्व इकार के स्थान पर, इस ह्रस्व इकार के स्थान पर यहाँ इसके पश्चात यहाँ संहिता के विषय में अच भी विद्यमान है, उसके पश्चात इक भी विद्यमान है और इन दोनों शर्तों के पश्चात यहाँ पे असमान स्वर विद्यमान है। इस बाद वाले पद, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद है, तो बाद वाले पद में असमान स्वर विद्यमान है, इसलिए इस ह्रस्व इकार के स्थान पर यकार हो गया। इसी प्रकार इति प्लस आदि इत्यादि, यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है। अच विद्यमान है, संहिता भी विद्यमान है, अच विद्यमान है और ये ह्रस्व इकार जो है यह इक के अंतर्गत आ रहा है और इसके पश्चात असमान स्वर विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है असमान स्वर आए तो, ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो असमान स्वर विद्यमान है, इसलिए इस ह्रस्व इकार के स्थान पर यकार आदेश हो गया और इति प्लस आदि जब संधि हुई तो बना इत्यादि। इसी प्रकार अति प्लस आच आ रहा है, यहाँ भी वही स्थिति है, संहिता भी है, अच भी है विद्यमान है और ह्रस्व इकार भी है, इसलिए और इसके पश्चात असमान स्वर भी विद्यमान है। तो इस इकार के स्थान पर पलटकर जब संधि हुई तो यकार हो गया, अत्याचार बना इति प्लस अवदत। इसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है, यहाँ अच भी विद्यमान है, संहिता भी है और ह्रस्व इकार भी है, जो यण के अंतर्गत है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत है और उसके पश्चात जो स्वर आ रहा है वो असमान है, इसलिए असमान अर्थात ये जो ह्रस्व इकार है तो यहाँ पे इकार नहीं आ रहा है और न तो दीर्घ इकार आ रहा है, इसलिए ये समान नहीं है। ये जो अकार आ रहा है इससे भिन्न है, इस इकार से भिन्न है, इसलिए ये असमान स्वर हो गया। तो यहाँ पे सारी शर्तें लागू हो रही हैं, संधि के अंतर्गत इको यड़ की सारी शर्तें लागू हो रही हैं, इसलिए जब संधि हुई तो इत्यवदत बन गया, इति प्लस अवदत इत्यवदत। नदी प्लस आवेग है, इसी प्रकार यहाँ भी नद्यावेग है, सखी प्लस ऐश्वर्यम, ऐसे ही सबको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ भी अच संहिता का विषय विद्यमान है,
अच, ये दीर्घ इकार जो अच है ये फिर इक के अंतर्गत है। ये इक अर्थात ई उ रिली के स्थान पर री के यहाँ इस इकार के स्थान पर ही यकार का आदेश होगा, क्योंकि इसके पश्चात जो आकार आ रहा है वो भिन्न है। ये भिन्न है, इस इकार से भिन्न। यहाँ पे यदि यदि यही ह्रस्व इकार हो जाता तो ये समानता हो जाती, तब यहाँ पे ये नियम बदल जाता। तो ये इक है, इक के अंतर्गत है। इसी प्रकार इनके समानार्थक शब्द भी लिया जाएगा। जैसे ह्रस्व इकार है तो दीर्घ इकार भी लिया जाएगा इस संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ इकार आ रहा है, दीर्घ इकार आ रहा है। तो नदी, ये सारी शर्तें पूरी हो गई। इसके पश्चात जो दूसरा पद है उसमें भिन्न स्वर आ रहा है, तो जब संधि हुई तो बना नद्या वेगा सखी। इसी प्रकार सखी प्लस ऐश्वर्यम, तो इधर सर्वथा भिन्न स्वर विद्यमान है और यहाँ अच भी है। इसके पश्चात इक भी है ये, क्योंकि ये इक ह्रस्व इकार दीर्घ इकार इसी के अंतर्गत है, इक के अंतर्गत आ गए। इस प्रकार जब संधि हुई तो सखे स्वरियम बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे सु प्लस आगतम स्वागतम, यहाँ पे ह्रस्व उकार है, इधर भिन्न स्वर है, ये अच भी है और इक भी है। तो जब संधि हुई संधि संपन्न हुई तो स्वागतम बना। अनु प्लस अयः, इसी प्रकार यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार अनु प्लस ऐषणम अन्वेषणम, ऐषणम अन्वेषणम अर्थात ढूंढना, यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है। यहाँ ये उकार ह्रस्व उकार जो है ये अच भी है और इक प्रत्याहार के अंतर्गत भी है, इसलिए और इसके पश्चात जो स्वर आ रहा है वह भिन्न है, इससे भिन्न है। इसलिए जब संधि हुई तो इस उकार के स्थान पर वकार हो गया, वकार पलट कर हो गया। यहाँ भी उकार के स्थान पर वकार हो रहा है, यहाँ भी उकार के स्थान पर वकार हो रहा है। तो जहाँ भी ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार आएगा उसके स्थान पर यकार आ जाएगा, और ह्रस्व उकार आए या दीर्घ उकार आए उसके स्थान पर वकार आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार री के स्थान पर रकार और ली के स्थान पर लकार हो जाएगा। अनु प्लस ऐषणम, तो यहाँ पे ह्रस्व उकार आ रहा है, ये अच के अंतर्गत भी है और इक प्रत्याहार के भी अंतर्गत है। उसके पश्चात जो स्वर आ रहा है वह भिन्न है। तो जब संधि संपन्न हुई तो ये ह्रस्व उकार पलटकर वकार में परिवर्तित हो गया और बना अन्वेषणम। इसके पश्चात जो मध्य प्लस अरि, तो यहाँ भी ह्रस्व उकार है, ये अच के भी अंतर्गत है, इक के भी अंतर्गत है। उसके पश्चात जो ह्रस्व आकार आ रहा है यह भिन्न स्वर है। तो जब संधि संपन्न हुई तो यह उकार पलटकर वकार में परिवर्तित हो गया, बना मध्वरी ही। इसी प्रकार वधु प्लस आगमनम, वधु का आगमन इसका अर्थ है। तो वधु यहाँ पे दीर्घ उकार है, ये अच भी है और इक प्रत्याहार के अंतर्गत भी है। इसके पश्चात जो आकार आ रहा है, दीर्घ आकार आ रहा है, यह भिन्न, इससे भिन्न है। तो जब संधि संपन्न हुई तो यह दीर्घ उकार वकार में परिवर्तित हो गया। इसके पश्चात फिर पितृ प्लस आदेश अब रिकार आ रहा है। यहाँ ह्रस्व रिकार है, यह अच के भी अंतर्गत है, इक के अंतर्गत भी है। तो ये इकोयडच जो नियम प्रतिपादित कर रहा है उस नियम के अंतर्गत ही हैं। ये नियम को फॉलो कर रहे हैं, नियम के सीमा में ही है। और इसके पश्चात जो आकार आ रहा है, दीर्घ आकार आ रहा है, यह इससे भिन्न है। तो जब संधि संपन्न हुई तो इस रिकार के स्थान पर रकार आदेश हो गया, बना पित्रादेश, पिता का आदेश, पितृ प्लस उपदेश। इसी प्रकार यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है। यहाँ रिकार है और यहाँ जो उकार आ रहा है इससे भिन्न है। इसलिए जब संधि संपन्न हुई तो पितृ प्लस पितृपदेश अर्थात पिता का उपदेश, ये रिकार पलटकर रकार में परिवर्तित हो गया। फिर इसी प्रकार मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, यहाँ भी रिकार ह्रस्व रिकार है, इधर भिन्न प्रकृति का आकार आ रहा है, ये रिकार अच और इक दोनों के ही अंतर्गत है। तो संधि संपन्न हुई तो मात्राज्ञा बन गया। इसी प्रकार लाकृति लि प्लस आकृति, लि आकृति, तो ये रिकार आ रहा है, तो ये अच के भी अंतर्गत है और इक के भी अंतर्गत है, दोनों ही सीमा में यह आता है। उसके पश्चात जो दीर्घ आकार आ रहा है यह भिन्न प्रकृति क्या है। तो जब संधि संपन्न हुई तो बन गया लाकृति। लाकृति जब कृष्ण भगवान बंशी बजाते हैं और इस प्रकार से बंशी बजाते हैं और पैर को ऐसे मोड़ के रखते हैं तो उनकी जो आकृति बनती है उसको लाकृति कहा जाता है। ये मुद्रा जब उनकी बनती है इस प्रकार पैर मोड़ के इधर रखते हैं ऐसे उठा के, तो वो आकृति लाकृति कही जाती है। ये शब्द उसी से आया कि भगवान की लाकृति, भगवान की ये रिकार के समान जो उनकी आकृति बनती है जब वो खड़े होते हैं बंशी बजाते हुए। किशोर जो 12-13 साल के जब बाल कृष्ण है, किशोरावस्था में, बाल पूर्व किशोरावस्था में भगवान की जब अवस्था होती है, बंशी बजाते हुए दिखते हैं। प्राय गीता उता में गोरखपुर
नागपुर से जो प्रकाशित होती है गीता, उसमें देखिए तो वो जिस मुद्रा में भगवान खड़े हैं वो लाकृति की ही मुद्रा है। तो ये हो गया यड़ संधि। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही है उसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके पश्चात अयादि संधि है कदाचित। पुस्तक खोल के सामने रखिए आप लोग, पुस्तक ना हो तो पीडीएफ ही सामने रख सकते हैं। अब अयादि संधि आ रही है, एचो यवा यावा, ये यड़ संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। अब जो संधि आ रही वो है अयादि। अयादि संधि, अयादि संधि इसका सूत्र है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह, तो इसकी व्याख्या करते हुए लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में दे रहे हैं कि एच क्रमाद्य अय आव अय अव आय आव, इतनी सूत्र की वृत्ति आ रही है कौमुदी में। तो इसका अर्थ है कि एच क्रमाद्य अय अय अव आय आव, इसकी जो व्याख्या करेंगे, हिंदी में व्याख्या करेंगे तो होगा कि अच परे रहने पर एच के स्थान पर अय अव आय आव हो जाता है। अच परे रहने पर, तो अच के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि सारे स्वर आ जाते हैं। अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आव, अय अव आय आव हो जाता है। अच परे रहने पर अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाएंगे, एच के अंतर्गत ए ऐ ओ औ आएंगे। यहाँ पे दे भी रहे हैं हिंदी में। अब इसी को व्याकरण विधि में समझा रहे हैं, इसी बात को व्याकरण विधि में दे रहे हैं कि एचो यवा यवा इसका सूत्र है, जब ए ऐ तथा ओ औ के बाद कोई स्वर आए, वही बात वहाँ लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में कह रहे हैं कि अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। तो ए ऐ तथा ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को अय हो जाता है, अय को आय हो जाता है। तो अय कहने का अर्थ है, ए यहाँ पे ए परे है, और औ कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ओ परे है। आय कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आय परे है, और आव कहने का अर्थ है यहाँ पर औ परे है। आय को आय हो जाता है और ओ को औ हो जाता है, इसी प्रकार तथा औ को आव आदेश हो जाता है। इसको अयादि चतुष्टय कहते हैं। इन चारों को मिलाकर कहा जाता है अयादि चतुष्टय। इनका संक्षेप में नाम है अयादि चतुष्टय। अब इसके संदर्भ में जो उदाहरण आ रहे हैं, जितने उदाहरण दिए हैं उतने ही उदाहरण हम लोगों को रटे रहना है, रट्टा मार के इनको याद किए रहना है। ये 7 हो गया, ये 8 उदाहरण आ रहे हैं, 8 को याद कर लेना है। तो यहाँ पे पहला है ने प्लस अनम। तो ये ने ये एकार अच परे रहने पर कह रहे हैं। तो अच परे रहने पर एच के स्थान, तो जो इधर रहेगा इस पद के पूर्व रहेगा वह उस स्थल पे एच आएगा, अर्थात ए ऐ ओ औ आएगा। और उसके पश्चात जो ये पूर्व पद हो गया और पर वाला जो पद आएगा उसमें अच होना चाहिए। उन पदों में अच विद्यमान होना चाहिए, अच स्वर होना चाहिए। अच के अंतर्गत सारे स्वर आएंगे। तो इधर एकार विद्यमान है, ये एच के अंतर्गत है, और इधर जो अकार विद्यमान है यह अच के अंतर्गत है। तो शर्त पूरी हो गई कि अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। तो यहाँ पर ने प्लस अनम है, ये अकार अच हो गया, ये एच हो गया। तो स्पष्ट है कि ये एकार है, तो इसके स्थान पर क्या आदेश होगा? अय आदेश। यहाँ पे लिख भी दिया है, अच है तो ये एकार है तो यहाँ अय आदेश होगा। ने प्लस अनम नयनम, शे प्लस अनम शयनम, यहाँ भी एकार आदेश होगा क्योंकि इधर एकार है, इधर अकार है। शब्द संपन्न होगा तो शयनम। अब यहाँ पे अय का आ रहा है, इधर अय एच का अय विद्यमान है और इधर अच का अकार विद्यमान है। तो जब संधि होगी तो अय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय के स्थान पर आय हो जाएगा। नय प्लस अकह नायकह हो जाएगा। अब भो प्लस अनम, तो यहाँ एच का क्या विद्यमान है? ओकार विद्यमान है। और इस यहाँ पर वाले पद में क्या विद्यमान है? अच विद्यमान, अच का आकार विद्यमान है। तो इस ओकार को क्या आदेश होगा? इस ओकार को अव आदेश होगा। भू प्लस अनम भवनम। भानो प्लस ए, यहाँ भी वही स्थिति होगी। भानो प्लस ए, यहाँ पे ओकार विद्यमान, ये एच के अंतर्गत है और यह अच के अंतर्गत। इधर जो एकार आ रहा है यह एच, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि एच के अंतर्गत, ये एच के भी अंतर्गत है और अच के भी अंतर्गत है। इसलिए जब संधि संपन्न हुई तो इस ओकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। भो प्लस ए भानवे। पौ प्लस अकह, यहाँ पे अब
औकार विद्यमान है जो एच के अंतर्गत है और इधर जो आकार विद्यमान है यह अच के अंतर्गत है। तो इस अव के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा संधि संपन्न होने पर? आव आदेश हो जाएगा। पाव प्लस अकह पावकह हो जाएगा। नव प्लस इकह, अब यहाँ पर भी अव वही स्थिति है, अव विद्यमान है एच के अंतर्गत है। ये इकार जो पर वाले पद में जो इकार आ रहा है ये अच के अंतर्गत है। तो दोनों पे जब संधि संपन्न हुई, संहिता विद्यमान है, संधि संपन्न हुई, तो इस अव के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अव। अव है तो आव आदेश हो जाएगा। नाविकह बना। भव प्लस उकह, वही स्थिति यहाँ भी हो रही। यहाँ जो ये पूर्व पद में जो अवकार है वह एच के अंतर्गत है और पर वाले पद में जो उकार विद्यमान है यह अच के अंतर्गत है। जब संधि संपन्न हुई तो इस अव के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा ये, और शब्द बनेगा भव प्लस उकह भावुकह। ये हो गया अयादि संधि। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही है उसको पढ़ेंगे हम लोग। अब स्वर संधि के अंतर्गत जो संधि आ रही है, छठे नंबर की संधि है पूर्व रूप संधि। तो इसका सूत्र है एंग पदांता दति। इसकी जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही वहाँ पे दे रहे हैं कि एंग पदांता दति पदांता देंगोति परे पूर्व रूप में एकादेश स्यात् हरेव विष्णोव। दो उदाहरण वहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि पदांत एंग से अत परे होने पर, पदांत एंग से अत परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ये एक लाइन में हो गई पूर्व रूप संधि की परिभाषा। पदांत एंग से अत परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। एंग के अंतर्गत, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें सिर्फ ए और ओ आते हैं, दो स्वर आते हैं। अत के अंतर्गत, अत किसको कहते हैं? अत ह्रस्व आकार को कहते हैं। अत कहने का अर्थ है ह्रस्व आकार। इस पूर्व रूप संधि की परिभाषा एक लाइन में याद कर लीजिए। पदांत एंग से अत परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। उसी बात को यहाँ हिंदी में कह रहे हैं कि पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद, पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आकार अ आए, अत के अंतर्गत अ को गिना जाता है। अत कहने का अर्थ है अ ह्रस्व आकार, और अवर्ण कहने का अर्थ है ह्रस्वाकार और दीर्घ आकार। यही सब विशेष शब्दावली हैं व्याकरण की। इन शब्दों से परिचित होना चाहिए हम लोगों को। जैसे यहाँ पे चर्चा होती चल रही है, इनको लिखते जाइए, नोट करते जाइए, ये सब काम आएंगी। तो पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आकार आए तो ए प्लस अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि अर्थात ए एकादेश हो जाता है, तथा हो जाता है, एकादेश होता है। फिर ओ प्लस अ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है, होता है या हो जाता है। ए ओ के पश्चात अ अपना रूप ए ओ में ही विलीन कर देता है, और इस विलुप्त, यहाँ पे अ अपना रूप जो विलुप्त कर ए ओ में ही ये आकार जाकर, ये अत जो है जाकर अपने रूप को विलीन कर देता है, खुद को इन दोनों में विलीन कर देता है। तो अब यह ह्रस्व आकार इन ए ओ में विलुप्त रूप से छिपा हुआ है। इस बात को द्योतित करने के लिए, अर्थात इस आकार को इस एकार तथा ओकार में विलीन हुए इस आकार को द्योतित करने के लिए कि यह उनमें छिपा हुआ है, जाके विलीन हो गया है या फिर उनमें निमज्जित डूब गया है, इस बात को इंगित करने, इस आकार के अस्तित्व के इंगित करने के लिए ये चिन्ह लगा करता है इसमें। इसको आप अवग्रह भी कह सकते हैं, खंडाकार भी कह सकते हैं। इसको अवग्रह भी कहा जाता है, खंडाकार भी कहा जाता है। तो ये अवग्रह या खंडाकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हरे प्लस अत्र हरेत्र। इस आकार को बोला नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा। इस आकार के अस्तित्व को द्योतित करने के लिए कि यहाँ पर हाँ आकार विद्यमान था जो एकार और ओकार की उपस्थिति के कारण उनमें विलीन हो गया, इस बात को इंगित करने के लिए खंडाकार लगा दिया जाता है। खंडाकार लगाने का अर्थ है कि यहाँ पे आकार विलीन हो गया है, आवश्यकता यदि पड़ी तो वो फिर से प्रकट हो सकता है। इसी बात को चिन्हित करने के लिए
अवग्रह लगा दिया जाता है, अवग्रह को बोला नहीं जाता है। इस आकार को उच्चारण में अब जब यहाँ पे हरेत्र कहेंगे, हरे अत्र नहीं कहेंगे, हरे अत्र कहेंगे तो भाव बदल जाएगा, आकार को बोला नहीं जाएगा। अर्थात खंडाकार, खंडकार बस आकार को द्योतित करने के लिए आ रहा है, जबकि बोला नहीं जाएगा कदापि। आकार को यहाँ बोला नहीं जाएगा, आकार को ये द्योतित कर रहा है किंतु उसको बोला नहीं जाएगा। तो हरेत्र इसको पढ़ेंगे, हरेत्र। इसी प्रकार तो वही परिभाषा जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की है उसी को यहाँ पे हिंदी में कह रहे हैं कि पदांत पदांत एंग से अत परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। तो ते प्लस अपि पदांत है, पद के अंत में स्पष्ट है कि पद के अंत में ए और ओ होना चाहिए, पद के अंत में स्थित है। तो ये इधर जो सारे पद आ रहे हैं ये सब पद हैं, और जो एकार आ रहा है, ये एकार या ओकार आ रहा है, यह पद के अंत में ही कहा जाएगा। 6 ऐसे उदाहरण हैं जो आ रहे हैं पूर्व रूप संधि के उदाहरण में। तो यहाँ एकार पद के अंत में विद्यमान है और उसके पश्चात उसके परे जो पद विद्यमान आ रहा है, जो पद विद्यमान है उसमें अत विद्यमान है, अत है, अत का आकार विद्यमान है, इसलिए शर्त पूरी हो रही तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात इस एकार और यहाँ इनकी उपस्थिति में ये आकार अपने आप को, इस पूर्व पर के स्थान में ये आकार अपने आप को विलुप्त कर देगा। इसको द्योतित करने के लिए खंडाकार लग जाएगा, बनेगा तेपी। हर इसी प्रकार हले हरे प्लस अव हरेव, यहाँ पे भी एकार है, पद के अंत में एकार है, इधर आकार है, अत का आकार विद्यमान है, इसलिए पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप, एक पूर्व रूप, यही जो पूर्व रूप है यही एकादेश हो जाएगा। यही पूर्व रूप यहाँ भी एकादेश हो रहा है। ये पूर्व रूप अर्थात इधर जो एकार विद्यमान है इसी का आदेश दोनों के स्थान पर हो जाएगा, दोनों इसके स्थान पर इसके स्थान पर यही इसी का आदेश हो जाएगा, और इस आकार को विलुप्त कर दिया जाएगा। इसको द्योतित करने के लिए खंडाकार लगा दिया जाएगा। यही नियम है मोटा मोटा। तो यहाँ पे पद के अंत में एकार विद्यमान है, पद के अंत में एकार विद्यमान है, फिर उसके पश्चात वाले पद में आकार, अत का आकार विद्यमान है, इसलिए पूर्व पर के स्थान में यही पूर्व रूप आ जाएगा और इस ये आकार विलीन हो जाएगा। इसके स्थान पर इसको द्योतित करने के लिए खंडाकार लग जाएगा, बनेगा हरेव। वृक्षे प्लस आप, यहाँ भी एकार विद्यमान है, इधर अत का आकार विद्यमान है, पूर्व पर के स्थान पर एकार इसी एकार का आदेश हो जाएगा और ये आकार लुप्त हो जाएगा, इसके स्थान पर खंडाकार आ जाएगा, बनेगा वृक्षेपी। इसी प्रकार जले प्लस अस्ति, यहाँ भी एकार है, यहाँ अत का आकार विद्यमान है, पूर्व पर के स्थान पर एकार हो जाएगा और आकार विलुप्त होके खंडाकार के रूप में यहाँ आ जाएगा, जलेस्ति हो जाएगा। गोपालो प्लस अहम, यहाँ भी वही स्थिति बन रही है। यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग को इस आकार की उपस्थिति के कारण ओकार हो रहा है, तो इधर ओकार आ रहा है, इधर आकार आ रहा है, अत का आकार आ रहा है, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात यही ओकार आदेश हो जाएगा और आकार को विलुप्त करके इसको द्योतित करने के लिए खंडाकार आ जाएगा, बनेगा गोपालो हम इसको बोला जाएगा। विष्णु प्लस अव, यहाँ ओकार है और पर में आकार विद्यमान है, तो पूर्व पर के स्थान पर ओकार आदेश हो जाएगा, अ को विलुप्त कर दिया जाएगा, ये इसमें विलीन हो जाएगा और इसको द्योतित करने के लिए खंडाकार आ जाएगा। इस प्रकार पूर्व रूप संधि के संबंध में यही नियम है। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही है वह है ये पूर्व रूप संधि है। इसके पश्चात प्रकृति विभाग प्लुत प्रज्ञा नित्यम आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं।